वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन संस्थाओं का नाम जितना प्रचुरता से आप सुनते हैं, ऐसी ही एक संस्था और है जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको जरूर सुनना चाहिए। हालांकि वो लोन देने का काम तो नहीं करती है, लेकिन लोन के साथ साथ वो व्यापार जैसे काम को बड़ा जबरदस्त तरीके से करती है। चर्चा कर रहे हैं हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज WTO की। चर्चा क्यों है? क्योंकि हाल ही के अंदर WTO की बैठक जिनेवा में संपन्न हुई। अब इस पॉइंट को आप चाहें तो अलग से हेडलाइन बना के लिख लें, विशेष रूप से यूपीएससी वाले, स्टेट पीसीएस वाले, एसएससी रेलवे वाले, सबके लिए जरूरी कुछ ना कुछ न्यूज आपको मिल जाएगी। यूपीएससी वाले तो पूरा पूरा लेक्चर प्रिपेयर कर लें, क्योंकि WTO की यह वाली जो मीटिंग है, यह बाली में वर्ष 2015 में हुई मीटिंग के बाद सबसे सक्सेसफुल मीटिंग कंसीडर की जा रही है। ठीक है, एक बार बाली WTO की मीटिंग का ईयर कंफर्म करना, 2013 है कि 15 है? आई डाउट 15 है या 13 है, देख लेना एक बार। हां जी, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा कि WTO जो कि दुनिया के अंदर व्यापार के लिए जाना जाता है, उसने हाल ही में बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर एक कॉमन कंसेंसस के माध्यम से, यानी आपसी सहमति के माध्यम से 3 बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में भारत की भूमिका बहुत बड़ी रही। मतलब यह समझिए, 13 है ना? हाँ जी, तो 13 में बाली के बाद आप सोच के देखिए कि अब जाकर के ये मीटिंग हुई है, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग कही जा रही है। मैं सारी बातें आपको सिखाऊंगा। जो बिल्कुल नहीं जानते WTO क्या होता है, मैं वहीं से शुरू करता हूं सारी बातें। सुनिए साथियों, आज भारत को व्यापार करना है, मान लीजिए पड़ोसी देश श्रीलंका से व्यापार करना है, उदाहरण के लिए हम ये मान लेते हैं, या फिर आसियान के साथ व्यापार करना है, या फिर चाइना के साथ व्यापार करना है। हम जब व्यापार करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम व्यापार में किसी प्रकार की गलत नीति का भागीदार बन जाएं। गलत नीति का भागीदार मतलब कहीं ऐसा ना हो कि चीन हमें अपना सस्ता माल तो चिपका दे और अच्छा माल किसी और देश को भेज दे, या फिर भारत के मार्केट को खत्म करने के लिए अपने माल को सस्ते दाम में जबरदस्ती ना बेच दे कि भाई सुन, माल हमारा बनकर तो 10 रुपए में आता है, लेकिन इंडिया का मार्केट खराब करना है तो चलो 5 रुपए में बेच दो। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रूप से संगठन बनाया गया है, जिसे हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO कहते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा खुद स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में जिनेवा में बैठक चल रही थी, आऊंगा उस विषय पर भी, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और ज्यादा जान लीजिए साथियों। जैसे मैंने शुरुआत में नाम लिया था वर्ल्ड बैंक का और IMF का, और उनके बारे में कहा कि ये ब्रेटन वुड ट्विंस हैं जो दुनिया में बैंक लोन देने के लिए बनाई गई थी। ठीक उसी समय पर दुनिया भर के अंदर एक सम्मेलन के दौरान स्थापना हुई थी GATT की। GATT यानी जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि दुनिया भर के देश आपस में जब व्यापार करें तो व्यापार करने के लिए जो नियम मसौदे बने, वो भी उसी दौर में जब WTO, जब वर्ल्ड बैंक और IMF बन रहे थे, तब कर लिया गया था। GATT 1995 में जाकर तब्दील हुआ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। यह हर 2 साल में अपनी बैठक करने लगा। हर 2 साल में होने वाली बैठक में 2022 में इनकी 12वीं बैठक थी, जो कि हाल ही में जिनेवा में संपन्न हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस समय WTO की जो हेड हैं उनका नाम याद कर रखा होगा, कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया है। इनका नाम है खगन टांटी। इन्होंने कहा है नगोजी ओकोंजो। बहुत बढ़िया, 1 डे एग्जामिनेशन वाले विद्यार्थी इनका नाम याद कर लें, स्थापना याद कर लें, कहा इसका मुख्यालय है ये याद कर लें। उनका काम इतने में ही खत्म हो गया। और ज्यादा से ज्यादा ये याद कर लें कि हाल ही में 12वीं मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, यानी 12th MC चल रही थी। इतना तो हो गया 1 डे एग्जामिनेशंस वालों का। अब यहां से आगे स्टेट PCS और UPSC वाले जाने भारत ने यहां पर क्या खास किया, अब उसे समझिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर 2 के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स GS पेपर 3 के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। क्या है आइए मैं आपको बताता हूं साथियों। यहां पर WTO के अंदर भारत ने रिफॉर्म्स को प्रपोज किया। रिफॉर्म्स को प्रपोज किया का मतलब यह है कि दुनिया भर में व्यापार के लिए भारत ने कुछ जनता को, या देश 164 देश सदस्य हैं, यह भी आप याद कर सकते हैं। 164 देशों के इस संगठन को भारत ने कुछ सलाह दी। उन सलाहों को यहां पर मान लिया गया
और शाबाशी मिली पीयूष गोयल जी को। किस बात की? कि उन्होंने एक ऐसी मीटिंग जो कि बिना किसी अर्थ के खत्म होने जा रही थी उसे मीनिंगफुल तरीके में कन्वर्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट रूप से सुनिएगा, डब्ल्यूटीओ की सबसे बड़ी खासियत क्या है? यह यूनाइटेड नेशंस की तरह नहीं है जो बहुमत के आधार पर निर्णय ले ले। यह ऐसी संस्था है जो सभी देशों के एक ही जगह पर एक ही बात पर एग्री होने के बाद ही आगे बढ़ती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मायने रखती है यह बात। जब 164 देश एक ही पेज पर आएंगे और आपस में बात करेंगे कि हां हम लागू करना चाहते हैं, तभी जाकर के यह चीज एग्री होती है। यही कारण है कि बाली मीटिंग के बाद, 2013 वाली मीटिंग के बाद से लेकर 2022 में हम आ गए, आज तक डब्ल्यूटीओ की कोई भी मीटिंग सार्थक नहीं हुई। यह पहली मीटिंग है बाली के बाद में जो सार्थक हुई है, यानी कुछ कंक्लूसिव तरीके से निकला है। और उस कंक्लूसिव तरीके से निकलने में भारत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयान करती है। असल में नकोजी ओकांजो जो हैं, उन्होंने, जो कि डब्ल्यूटीओ की डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने इसके लिए कांग्रेचुलेट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर कॉमर्स पीयूष गोयल को जब यह सेशन कंप्लीट हुआ और कहा कि आपने सभी लोगों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि अल्टीमेटली हम क्यों चाहते हैं फिशिंग, पेटेंट और एग्रीकल्चर जैसे बड़े मुद्दों पर सभी देशों का एक जैसा विचार। तो यूपीएससी वाले अब मुद्दों पर तैयारी करें, और वो क्या है? यूपीएससी वाले जब डब्ल्यूटीओ की 12वीं मीटिंग लिखें, जो कि इस प्रकार से आपको दिख रही है, किसने हेड की थी यह भी मैं बता दूं, जिनेवा में हुई थी। कजाकिस्तान जो है इसका को होस्ट था। तो वनडे एग्जामिनेशन वाले लोग जो हैं वो ये याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे कहने से याद कर लीजिए, ठीक है? तो कजाकिस्तान का जो है ये बात थी। ये मीटिंग टेक्निकली 12 से 16 तारीख के बीच में चलनी थी, लेकिन फिर ये एक्सटेंड हुई, थोड़ी दिन और बढ़ गई, 12 से 14 के बीच में चलनी थी, फिर ये एक्सटेंड होकर 16 तक पहुंची। तो सीन क्या है, यहां पर 3 विषयों को लेकर के सहमति बनी। किस किस को लेकर? फिशिंग, पेटेंट और एग्रीकल्चर। इसमें सबसे जो खुशखबरी निकलकर आई वो निकलकर आई, देखिए ये डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर है। मैं आपको यहां पर एक लाइन पढ़ के सुना दूं। 12वीं डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस थी ये, है ना? मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? जब आप डब्ल्यूटीओ देखते हैं तो इसकी सबसे बड़ी बॉडी का मतलब 164 देश के व्यापार वाणिज्य से जुड़े हुए मंत्री जब बैठकर के मीटिंग करते हैं तो इसे मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। यह हर 2 साल में एक बार होती है। अब ऐसी स्थिति में मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस की मदद करने के लिए जनरल काउंसिल, फिर यह सेक्रेटरीट स्टाफ वगैरह होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर जानने की है वो क्या है कि इन्हीं के अधीन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल आती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल क्या है, मैं एक बार के लिए आपको बताना चाहूंगा। यह वो समिति है जो कि दुनिया भर के जो भी बौद्धिक संपदा है उसके संरक्षण के लिए नीतियां बनाती है। फिलहाल का ताजा उदाहरण सुनिए। आपको मालूम होना चाहिए, जब दुनिया भर ने वैक्सीन बनाई तो वैक्सीन बनाने में दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां हो, चाहे मॉडर्ना हो, चाहे फाइजर हो, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन हो, जो भी कंपनी जिसने अपने द्वारा वैक्सीन का निर्माण किया हो, वो सब ये चाहते थे कि कोरोना वैक्सीन पर पेटेंट हासिल कर लिया जाए। अब ये पेटेंट क्या होता है, आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि मैंने ये जो चाय अभी पी थी, इस चाय को मैंने नकल करके बना लिया। वास्तविकता में इस चाय की खोज करने वाला जो व्यक्ति है उसने तो खुद के लिए इसे बनाया था, लेकिन मैंने सीख लिया कि इसने कैसे बनाया और मैं ये चाय गटक गया। कहने का अर्थ यह हुआ कि मैंने उसके दिमाग की शक्ति का कोई भी सम्मान नहीं किया। उदाहरण के लिए बहुत से ऐसे तरीके आपके सामने होते हैं, अब आपको बहुत बार लगता है। मान लीजिए साल भर पढ़ाई आपने करी, पढ़ाई से नोट्स आपने बनाए, अच्छे से मेहनत करके रिजल्ट की तैयारी आपने करी, लेकिन आपके नोट्स में से किसी और ने नकल कर ली या आपके नोट्स किसी और ने जेरोक्स कराकर रट्टे मार के आपसे बढ़िया परसेंटेज लेकर आ गया। बहुत दुखता है। अपनी क्लास में भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके साथ में ये वाली फीलिंग होगी कि सर हां मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे नोट्स को पढ़ के मेरा पड़ोसी मुझसे ज्यादा नंबर ले आया या मेरा दोस्त मुझसे ज्यादा नंबर ले आया। एग्जैक्टली ऐसा ही है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसमें खोज करी मान लीजिए जॉनसन एंड जॉनसन ने, खोज करी मान लीजिए मॉडर्ना ने, और इंडिया में आकर के इंडिया वालों ने सीरम इंस्टीट्यूट के माध्यम से
उस वैक्सीन की धे कॉपी बना बनाकर सस्ती सस्ती डोज पूरी दुनिया में टिका दी। ऐसी स्थिति में चूंकि कंपनी बनाने वाली फॉर्मूला वो थी, हमने केवल ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट से लेकर के अपनी नकल मार मार करके फिर टिका दी। तो ऐसी स्थिति में उल्लंघन हुआ किस चीज का? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का। दुनिया भर में अगर ऐसी स्थितियां आती हैं तो जो देश ऐसी नकल करके कार्रवाई करते हैं उन पर नियंत्रण रखने का काम यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल करती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल का काम ही यह है कि ये 164 देशों को आगाह करती है कि कृपया करके नकल किया हुआ सामान ना खरीदें। भारत का तो पूरा कैरियर ही नकल पे टिका है, क्योंकि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत हद तक जेनेरिक दवा, जेनेरिक मतलब ओरिजिनल की कॉपी बनाने वाली जानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से कोरोना वैक्सीन के केस में जहां दुनिया भर को हमने सस्ती वैक्सीन बना के दी, हमने खोज के लेवल पर जो की थी वो जितनी ज्यादा नहीं बेची जितनी हमने सीरम वाली बेच दी। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है, यदि वो बड़ी कंपनियां अपने वैक्सीन को लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार पाने में कामयाब हो जाती तो भारत को बड़ा नुकसान हो जाता। भारत ने पूरी तरह से 164 देशों में अपना प्रेजेंटेशन दिया। क्या प्रेजेंटेशन? कि साहब कुछ भी हो जाए, कोविड वैक्सीन पर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं लगाएंगे। है इंटरेस्टिंग बात? जो न्यूज आपको दिख रही है ये आपके लिए हो सकता है छोटी बात हो, लेकिन इसमें कितनी बड़ी डिप्लोमेसी है, इसकी वैल्यू आप इस बात से समझ सकते हैं कि 164 देश, जिसमें डेवलप्ड देश भी हैं, जिसमें हमारे जैसे डेवलपिंग देश भी हैं, जिसमें लीस्ट डेवलप्ड कंट्री भी हैं, उन सबको एक पेज पर लाया गया और यह कहलवाया गया कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम पर वैक्सीन के केस में पेटेंट नहीं लगाएंगे। आई बात समझ में? और दुनिया ने मेरे प्यारे साथियों इस बात को मान भी लिया। और हुआ यह मेरे प्यारे साथियों कि भारत ने जो वैक्सीन वाली बात कही उसे पूरी देश की तरह से मान लिया गया। वो न्यूज भी मैं ये दिखा देता हूं, देखिए। इंडिया ने कहा कि वैक्सीन पर भारत के ट्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए पेटेंट वैक्सीन का उत्पादन कर सकेंगे। सस्ती दरों पर वैक्सीन की पहुंच से गरीब देशों को फायदा होगा। डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिकल भारतीय चिंताओं को 6 महीने में निपटा दिया जाएगा। यह भारत के लिए एक बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें से सबसे बड़ा फायदा उत्पादन में भारत का था और दवा रिसीव करके गरीब देशों का था। और भारत ऐसी जगह पर G33 जो कि गरीब देशों का एक संगठन है, उनको साथ में लेकर के हमेशा अपनी बात रखने पहुंच जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है पहली चीज आपको यह समझ में आई हो। दूसरी बात जो भारत के लिए अच्छी हुई, 3 बातें हैं कि आपको लिख लेनी चाहिए, आंसर के अंदर भी बहुत काम आएंगी। इधर देखिए साथियों, तो पहली बात मैंने आपको बता दी, कोविड वैक्सीन को लेकर हो गई। दूसरी चीज फिशिंग को लेकर हुई है। अच्छा, आप में से यदि कोई दोस्त क्वाड समिट के दौरान उपस्थित था तो मैंने सेशन में आपको बताया था कि क्वाड मीटिंग जब अभी हुई थी, प्रधानमंत्री हमारे वहां गए थे, टोक्यो गए थे, तो ऑस्ट्रेलिया, बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री, ये सब लोग आपस में बैठ करके जिन मुद्दों पर चर्चा किए थे उनमें से फिशिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अगर आपको याद आ रहा हो बाई चांस, क्योंकि ये चीजें पढ़ने वाले ही जानना चाहेंगे, बाकी सबके लिए तो केवल न्यूज है। उसमें जापान ने बहुत ज्यादा इस बात का खंडन, मतलब वो किया था, विरोध किया था कि चीन जो है वो इल्लीगली दुनिया भर के समुद्रों में बिना बताए मछली पकड़ने पहुंच जाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि मछली पकड़ना इकोनॉमी के लिहाज से बहुत सारे देशों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि असली में भोजन उनका मछली ही है, जैसे हमारे लिए गेहूं चावल है। ऐसी स्थिति में यहां मछली को लेकर के भी बातचीत हुई। आप सोचकर देखिए कि जिस विषय को क्योटो सम्मेलन में डिस्कस किया गया या क्वाड समिट में डिस्कस किया गया, उस विषय को लेकर के भारत ने WTO की मीटिंग में इस विषय को उठाया और इस मीटिंग में इस विषय को उठाते हुए कहा, फिशिंग के मामले में 3 तरह की गतिविधियां होती हैं। दुनिया में 3 तरह की गतिविधियां होती हैं, और वो गतिविधियां क्या होती हैं? गतिविधियां ये कि दुनिया भर के जो देश हैं वो फिशिंग इल्लीगली करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत को यहां पर एक बहुत बड़ी विन मिली, और वो क्या मिली? इधर सुनिए साथियों, भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, जितनी चाहे मछली पकड़ें। प्रतिबंध की बात क्या चल रही थी? यह कहा जा रहा था कि भारत के पास इतना बड़ा कोस्टल लाइन है
तो भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि 12 नॉटिकल माइल तक है, उसके अलावा 200 नॉटिकल माइल तक हमारा जो जोन है जहां से हम मछली पकड़ सकते हैं, उस केस में लोग कहते थे कि भारत मछली तो पकड़ता ही है, ऊपर से सब्सिडी भी देता है। भारत ने अपने आप को डिफेंड किया और कहा कि हमारी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में मछली खाने वाली जनसंख्या भी रखते हैं, इसलिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया गया। दूसरा, रीजनल फिशरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि यहां पर जब डिस्कशन हुआ था क्वाड का, तब इस बारे में चर्चा हुई और कहा गया कि सब्सिडी पर यहां भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। और यह लाइन याद कर लीजिए, IUU पेपर में पूछी जा सकती है, इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड मछली पकड़ने पर विशेष रूप से मछली पकड़ने के जांचकर्ताओं द्वारा जांच और नियंत्रण, यह मुद्दा यहां पर उठाया गया। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि फिशरी के केस में सब्सिडी को रोककर, यानी सब्सिडी जो है वो भारत जैसे देशों पर प्रतिबंधित नहीं हुई, इससे भारत की जीत हुई, क्योंकि भारत चाहता था कि सब मछली पकड़ने की सब्सिडी समाप्त ना हो जाए। अब ये सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी का अर्थ है, मान लीजिए 100 रुपए में आप मछली पकड़ के ला रहे हो, लेकिन मार्केट को 80 में ही बेच रहे हो, सरकार कहती है 20 रुपए का घाटा मैं भुगत लूंगा या भुगत लूंगी। ऐसी स्थिति में ये जो घाटा खाने वाली चीज है ये सब्सिडी है, और पॉलिसीज में सब्सिडी देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देती है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को यह डिस्टॉर्ट करती है। भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे देश, लेकिन हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा। यह हमारे लिए एक तीसरी जीत बनकर आई। एक और चीज जो भारत के लिए यहां पर अच्छी निकलकर आई, वो क्या थी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वो थी एग्रीकल्चर के रिलेशन में। एग्रीकल्चर के रिलेशन में भारत के साथ में फूड सिक्योरिटी को लेकर बात उठी। ध्यान से सुनिए साथियों, इन दिनों भारत पर एक दबाव डालने का प्रयास किया गया। क्या प्रयास किया गया? कि भारत दुनिया भर को अनाज सप्लाई कर सकता है, लेकिन यह अनाज सप्लाई कर नहीं रहा है, क्योंकि इसे लगता है कि दुनिया में सस्ता अनाज सप्लाई करके ये अपनी महत्ता खो देगा, इसलिए इसने अनाज की होल्डिंग कर ली। भारत पर अंतरराष्ट्रीय रूप से दबाव पैदा किया जाने लगा कि भारत गेहूं की सप्लाई कंटिन्यू रूप से जारी रखे। भारत ने हवाला देते हुए कहा कि सर, हम वो लोग हैं जो बहुत लंबे समय तक अनाज के लिए लड़ते रहे हैं। हम वो हैं जिन्होंने अनाज सुधार के लिए हरित क्रांति को जन्म दिया। हम वो हैं जो आज इस स्थिति में हैं कि हम MSP के माध्यम से हमारे अनाज का भंडारण करते हैं, और अनाज का भंडारण 1 साल के लिए नहीं अपितु 2 साल से अधिक के लिए करते हैं। दुनिया के देशों ने कहा कि आपके पास जब पर्याप्त मात्रा में अनाज है तो आप भंडारण क्यों कर रहे हैं, आप अपने यहां पर स्टॉक क्यों बना रहे हैं, आप इसे बेचते क्यों नहीं हैं? भारत ने कहा कि मैं अपने देश की भूख की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए अनाज स्टॉक करना चाहता हूं। दुनिया के देशों ने कहा दुनिया के देश ज्यादा भूखे हैं। भारत ने कहा मैं मेरे देश की प्राथमिकताओं को पहले स्थान दूंगा, और इसके लिए जो आपके बनाए हुए नियम हैं, नियम यह है कि कोई भी देश अपने कुल उत्पादन का केवल 10% तक ही MSP में दे सकता है या उनका प्रोटेक्शन कर सकता है। भारत इस विषय पर भी अपनी जीत करने में कामयाब हुआ। एक प्रकार से एग्रीकल्चर के केस में हमें एक विन विन सिचुएशन प्राप्त हुई, या हमारे यहां पर फूड सिक्योरिटी के लिए हम अपने अनाज की होल्डिंग कर पाएंगे, इसलिए यह न्यूज भारत के पक्ष में रही। तो एक तरह से चाहे फिशरी की सब्सिडी हो, या फिर कोविड पेंडेमिक हो, या फिर हमारे लिए मछली पकड़ना हो, और एग्रीकल्चर के केस में फूड का स्टॉक करना हो, ये तीनों चीजें भारत के लिए समर्थन में रही। और इस विषय के लिए एक प्रकार से पीयूष गोयल जी के लिए यह बिग विन कंसीडर की जा रही है। भारत ने यहां पर एक अच्छा काम कर लिया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के बारे में भी जानकारी अब समझ में आ गई होगी। विशेष रूप से यह सेशन, जो ये लाइन मैंने इतनी सारी अभी बताई, इसमें हो सकता है वनडे एग्जामिनेशन वालों को कतई इंटरेस्ट ना आया हो, पर परेशान ना हो। ये स्टेट BCS और UPSC वालों के 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। आपसे WTO की मीटिंग के मेजर टेक अवे पूछे जा सकते हैं। 3 मेजर टेक अवे थे, इन्हें लिख करके कहीं भी रख लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है, हाँ भाई आगे बढ़ते। यदि आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना, मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस या पेड कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना, तो यूज माय रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों के लिए इस रविवार से नेक्स्ट रविवार, दैट इज ऑफ 26 ऑफ जून, आपके लिए एक टेस्ट रखा गया है,
जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ये एक फ्री टेस्ट है एसएससी कैटेगरी में, आप इसे जाके ज्वाइन करें और आप यहां पर महत्वपूर्ण तरीके से पार्टिसिपेट करते हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हुए रैंक्स के साथ साथ गिफ्ट भी अचीव कर सकते हैं। अनअकैडमी पर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हाँ, सुबह के लिए ध्यान रखिएगा, सुबह हमारी स्पेशल क्लास चल रही है 7:30 बजे, आप उसमें प्रेजेंट हो। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर अगर आप तैयारी करते हैं तो अनअकैडमी पर इस समय अनअकैडमी लाइट में आप लोगों को प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार प्रकार के, सोचिए 55,000 से ज्यादा बच्चे हमारे अनअकैडमी लाइट पर जुड़े हुए हैं। प्रोडक्ट की आप उपयोगिता इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज है, पेड टेस्ट सीरीज है जिसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसमें आपको बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा तैयार की हुई कंटेंट मिलती है, आप इसको अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अनअकैडमी के प्रीलिम्स और सीसेट को आप टारगेट करके पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी के कोर्सेज में रेज ए हैंड फीचर है, यदि आप टीचर से डाउट पूछना चाहते हैं तो आप डाउट पूछ सकते हैं। प्लस कोर्सेज में हमारे साथ आपको जो कंटेंट दिया जाता है उसमें प्रॉपर तरीके से पीडीएफ प्राप्त होती है। पीडीएफ के साथ साथ आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस होता है, टीचर से बात करने का मौका मिलता है। हमारे आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर आप टीचर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्लास के दौरान उससे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, सारा कंटेंट पीडीएफ के फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे सब्सक्रिप्शन का एक और टाइप है जिसे आप आइकॉनिक के नाम से जानते हैं। एसएससी कैटेगरी के अंदर भी हमारे कोर्सेज हैं। मेरा एक नया वीकेंड बैच शुरू हो रहा है एसएससी के अंदर, यदि आप उसे ज्वाइन करना चाहें तो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे आपको वो कोर्स उपलब्ध हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।